गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल के वीडियो के माध्यम से सातवां लेसन मानव व्यवसाय व उसके विभिन्न प्रकारों का विवेचन किया गया। आज अपन देखते हैं आठवां लेसन प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। देखिए, प्राथमिक व्यवसाय है क्या? किसे कहें मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग, यानी प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा प्रत्यक्ष उपयोग करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। यानी बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई रूप परिवर्तन किए, बिना कोई संशोधन किए जो प्रकृति ने मानव को दिया, मानव ने उसे प्राप्त करके ग्रहण किया, उसका उपयोग किया, वो प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, मुख्यतः किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहां के व्यवसाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहले भी आपको बताया गया था, दो देशों का उदाहरण देकर के ध्यान में होगा, नेपाल और कनाडा। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक व्यवसायों का योगदान नहीं होता। जिन देशों के अंतर्गत गैर प्राथमिक क्रियाकलाप द्वितीयक से पंचम क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है, उन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित, और जिन देशों के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है, वहां की अर्थव्यवस्था होती है वो विकासशील पाई जाती है। तो कुल मिलाकर प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का मानव द्वारा सीधा उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग, यह मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से कार्य प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले देखते हैं अपन आखेट व संग्रहण के बारे में। आखेट का मतलब होता है शिकार और संग्रहण का मतलब होता है वन्य सामग्री एकत्रण के बारे में। देखिए, मुख्यतः प्रारंभिक जो मानव था, यह प्रारंभिक मानव अपना जो जीवन निर्वाह था, वह जीवन निर्वाह किस आधार पर करता था? अपने समीप के वातावरण के आधार पर। जहां का जैसा वातावरण होता था, उस वातावरण के अनुसार मानवीय क्रियाकलाप होते थे। वह या तो पशुओं का शिकार करके या वन्य सामग्री का एकत्रण करके, मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं जो जीवन यापन का कार्य करता था। अधिक गर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो मानव, अत्यधिक शीत क्षेत्र में जो मानव शिकार कार्य करते थे, या अपन कहें अत्यधिक गर्म और शीत वातावरण में निवास करने वाले जो मानव थे, वो शिकार से अपना कार्य करते थे। भोजन और जो आवास, वस्त्र, ये सब है वो शिकार से संपूर्ण करते थे। भाले, तीर, कमान, इन सब का उपयोग मुख्य रूप से वो अपने जीवन यापन के अंतर्गत शिकार प्रक्रिया में करते थे। आखेट व संग्रहण के दो क्षेत्र हैं, एक उच्च अक्षांशीय और एक निम्न अक्षांशीय। विश्व के अंतर्गत आखेट व संग्रहण का जो कार्य है वो दो क्षेत्र प्रमुख है, उच्च अक्षांशीय और निम्न अक्षांशीय। उत्तरी कनाडा, दक्षिणी चिली और उत्तरी यूरेशिया उच्च अक्षांशीय में। उच्च अक्षांशीय में कौन कौन से? तीन क्षेत्र। कौन कौन से? उत्तरी कनाडा, दक्षिणी चिली और यूरेशिया। और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में आएंगे पांच क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका का मेजर बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो पांच है वो किसमें सम्मिलित है? निम्न अक्षांशीय में। कोई दिक्कत? आखेट व संग्रहण में देखो
शिकार कार्य और वन्य सामग्री का एकत्रण मुख्य रूप से दो क्षेत्र विश्व के अंतर्गत आखेट व संग्रहण के हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, उष्णकटिबंध दक्षिणी चिली, यूरेशिया और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा बिंदु आता है अपना प्राथमिक व्यवसाय में पशुचारण। ये बिंदु आपका पहले भी हो गया था, ध्यान में होगा आपको। देखिए, प्रारंभिक काल के अंतर्गत मानव का जब जीवन निर्वाह आखेट व संग्रहण से नहीं हुआ तो मानव ने दूसरा व्यवसाय प्रारंभ किया, पशुपालन व्यवसाय। विभिन्न जलवायु दशाओं के अंतर्गत रहने वाले लोग अपने आसपास पाए जाने वाले जो जीव जंतु थे उन जीव जंतुओं का चयन किया और उनको पालने लगे। यानी टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत रेनडियर पालन हुआ, हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत याक पालन हुआ, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत ऊंट पालन हुआ। मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, यूरोप, एशिया के टुंड्रा प्रदेश सभी क्षेत्रों के अंतर्गत पशुचारण का कार्य प्रारंभ किया गया, यानी पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ हुआ। पशुपालन होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है चलवासी और एक होता है व्यापारिक। पशुचारण या पशुपालन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से? चलवासी और दूसरा व्यापारिक। ठीक प्रकार समझिएगा। देखिए, चलवासी पशुचारण क्या है? पशुओं पर निर्भर एक निर्वाह प्रक्रिया। चलवासी पशुचारण क्या है? पशुओं पर निर्भर एक निर्वाह प्रक्रिया है, जिसमें जो किसान होता है, जो पशुपालक होता है, वह पूर्णतः किस पर निर्भर होता है? पशुओं पर निर्भर होता है। यानी जो पशुपालक होता है वो अपने पशुओं को चारे व पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाता और ले जाता है। यानी खानाबदोश पशुचारण में अपन कह सकते हैं पशुओं का एक समूह, उसे जो पशुपालक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाता है, ले जाता है। और जिस पशुपालन के अंतर्गत सामान्य किस्म के पशुओं का पालन किया जाता है और प्रत्येक पशुपालक समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है। फिर से देख लो, बिल्कुल सामान्य बातें हैं। चलवासी पशुचारण क्या है? पशुओं पर निर्भर एक निर्वाह प्रक्रिया। नंबर दो, चलवासी पशुचारण में जो कृषक, जो पशुपालक होता है, वह पूर्णतः पशुओं पर निर्भर होता है। नंबर तीन, पशुओं को चारे व पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है। नंबर चार, चलवासी पशुचारण को खानाबदोश पशुचारण के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य किस्म के पशुओं का पालन किया जाता है और प्रत्येक पशुपालक समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है। तीन क्षेत्र है विश्व के अंतर्गत जहां पशुपालन का कार्य सर्वाधिक होता है। नंबर एक, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मध्य चीन तक। पहला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होता हुआ मध्य चीन तक। नंबर दो, यूरोप व एशिया महाद्वीप का टुंड्रा प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर। ये चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था। दूसरा आता है व्यापारिक पशुचारण के बारे में। देखिए, व्यापारिक पशुचारण, इसमें एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, चलवासी व व्यापारिक पशुचारण का तुलनात्मक अध्ययन करो। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, व्यापारिक पशुचारण क्या है? व्यापारिक पशुचारण एक पूंजी प्रधान है। इसमें क्या होता है? किसान का अपना स्वयं का स्थायी चारागाह होता है, जिसके अंतर्गत किसान के द्वारा चारा फसलें व घासें उगाई जाती हैं। और मुख्यतः
चारागाहों की क्षमता के अनुसार पशुओं की संख्या रखी जाती है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत तो पशुओं की संख्या अधिकतम होती थी। व्यापारिक पशुचारण के अंतर्गत जो पशुओं की संख्या है वह चारागाह की क्षमता के अनुसार, यानी उनके एक चारागाह में मान लो 50 जो पशु हैं वो चराई कार्य कर सकते हैं, तो 50 पशु ही रखते थे। तो मुख्यतः एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती थी। पशुओं की उत्तम नस्ल इसके अंतर्गत होती थी। उत्तम नस्ल का मतलब होता है अधिक दूध देने वाली, अधिक मांस देने वाली, अधिक ऊन देने वाली जो फसलें, जो किस्में थी वो मुख्यतः इसके अंतर्गत होती थी। मुख्यतः डेनमार्क, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन ये इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो ये मुख्यतः उत्तम किस्म की बात करें तो जो पशुपालक दुग्ध व्यवसाय के अंतर्गत थे वो होल्स्टीन और स्विस ब्राउन नामक किस्म की गायें पालते थे। मांस उद्योग के अंतर्गत हर्बर्ले, अबरडीन आदि किस्में थी वो पालते थे। और ऊन उद्योग के अंतर्गत मुख्यतः मेरिनो नस्ल, मेनन नस्ल, ऐसी नस्लें, यानी कि उत्तम किस्म की जो नस्लें थी वो व्यापारिक पशुचारण में। तो दोनों में तुलना करेंगे तो चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह प्रक्रिया, पूंजी प्रधान प्रक्रिया। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुओं को चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, व्यापारिक पशुचारण के अंतर्गत मुख्यतः किसान का स्वयं का स्थायी चारागाह। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत सामान्य किस्म के पशुओं का पालन, व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत उत्तम किस्म के पशुओं का पालन। यानी ये अनेक प्रकार की स्थितियां चलवासी व व्यापारिक पशुचारण के अंतर्गत मुख्यतः हुआ करती थी। ठीक है, ये हो गया अपना पशुचारण का बिंदु। आगे आता है कृषि के बारे में। देखिए कृषि क्या है, कृषि कहें किसे, शस्य उत्पादन की क्रिया। शस्य उत्पादन फसल उत्पादन की क्रिया, यानी भूमि से फसल प्राप्त करने की, फसल उत्पादन की जो क्रिया है वह कृषि के अंतर्गत सम्मिलित है। आज मुख्यतः संपूर्ण विश्व के अंतर्गत भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत इनके अनुरूप ही कृषि पद्धतियां पाई जाती हैं। हाँ ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं कृषि के बारे में। देखिए मुख्यतः कृषि के प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखते हैं निर्वाह कृषि। ये टॉपिक आपका पहले हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा सामान्य रूप से देख रहे अपन। देखिए निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह कृषि कहे किसे, वह कृषि जिसमें होने वाले सभी उत्पाद बिक्री के लिए न होकर कृषक के उपयोग हेतु होते हैं। यानी जो भी उत्पादन होता है, प्रत्येक उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता, किसान अपने उपयोग के लिए करता है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल उगाता है और पूर्णतः फसल पर निर्भर रहता है, वह कृषि होती है निर्वाह कृषि। देखो निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह कृषि का मतलब होता है वह कृषि जिसमें कृषक के द्वारा उगाए जाने वाले सभी उत्पाद बिक्री के लिए न होकर कृषक के उपयोग हेतु होते हैं। यानी जिस कृषि के अंतर्गत किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल उगाता है वह होती है निर्वाह कृषि। देखिए मुख्यतः निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार देखते हैं आदिम निर्वाह या स्थानांतरित कृषि के बारे में। आदिम निर्वाह या स्थानांतरित कृषि क्या होती है, देखो विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जनजाति के जो लोग हैं, उन्हें आदिम जनजाति के लोगों के द्वारा की जाने वाली कृषि। होता क्या है इसमें, देखिए मुख्यतः अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अपने भारत के अंतर्गत भी उत्तर पूर्वी जो भारत है, पूर्वोत्तर जो भारत है, वहां पर इस प्रकार की कृषि होती है। क्या ये कृषि
इस कृषि के अंतर्गत कोई वन्य क्षेत्र, कोई वनस्पति क्षेत्र होता है, उसे जला दिया जाता है, काट दिया जाता है। जलाने के बाद जो प्राप्त राख होती है उसे उर्वरक के रूप में वहां पर बिखेर दिया जाता है और मुख्यतः 5-4 वर्षों तक वहां पर कृषि का कार्य किया जाता है। 5-4 वर्षों के बाद वह भूमि बंजर हो जाती है, फिर से कोई नवीन कृषि क्षेत्र या वन्य क्षेत्र देखा जाता है, फिर से वही काटने की या जलाने की क्रिया। जलाने के कारण इस कृषि को दहन कृषि, काटने के कारण इस कृषि को कर्तन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यतः ये स्थानांतरित कृषि इसलिए क्योंकि एक वन क्षेत्र को काटने या जलाने के बाद वहां 3 से 5 वर्ष तक कृषि का कार्य हो सकता है, फिर उस स्थान को परिवर्तन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, दूसरा देखना पड़ेगा, तीसरा देखना पड़ेगा। इस कारण से ये स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत भी सम्मिलित है। तो मुख्यतः अलग अलग क्षेत्रों के अंदर से भारत है, भारत पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में असम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, उन क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष रूप से अपने नागालैंड वगैरह जो क्षेत्र है वहां सर्वाधिक रूप से, तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत इस कृषि को कहा जाता है झूमी कृषि के नाम से। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग, जैसे मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका के अंतर्गत इसको मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया में इस कृषि को लादांग कहा जाता है। वियतनाम में इस कृषि को रे कहा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार वर्तमान में अपने भारत के अंतर्गत आदिम निर्वाह या स्थानांतरित कृषि नहीं की जाती। आदिम कृषि के स्थान पर आज अपने भारत के अंतर्गत है स्थायी कृषि, क्योंकि वनों की कटाई पर आज पाबंदी लगा दी गई भारत सरकार के द्वारा। इसलिए मुख्यतः पर ये कह सकते हैं कि भारत में स्थायी कृषि होती है। दूसरी कृषि आती है इसमें गहन निर्वाह कृषि, जो विश्व के सर्वाधिक भागों के अंतर्गत की जाती है। आज विश्व के अंतर्गत जो जनसंख्या कृषि कार्य करती है उस कृषि में संलग्न जनसंख्या का 50% भाग गहन निर्वाह कृषि का कार्य करता है। मुख्यतः गहन कृषि होती क्या है, कहें किसे गहन कृषि के अंतर्गत, तो देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या है, सर्वाधिक रूप से कृषि में संलग्न जनसंख्या का 50% भाग है वो गहन निर्वाह कृषि करता है। होती क्या है, कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन की क्रिया, यानी जिन देशों के अंतर्गत कृषि भूमि पर जनसंख्या का अनुपात अधिक है और कृषि भूमि क्षेत्रफल कम है, तो कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन का कार्य जिसके अंतर्गत सम्मिलित है वो है गहन निर्वाह कृषि। यानी भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाना वो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत है। कृषि क्षेत्रों का जो आकार है वो आकार इसमें छोटा होता है, जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो भी अधिक करना पड़ता है। मानसून एशिया या फिर ये कह सकते हैं कि सघन जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है, सघन जनसंख्या वाले जो महाद्वीप है, अधिकतम जनसंख्या वाले जो देश है, उन देशों के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से इस प्रकार की कृषि का कार्य किया जाता है और इसे जीवन निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि देखो गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या, जिस कृषि के अंतर्गत प्रधान फसल चावल का उत्पादन किया जाता है, यानी प्रधान फसल के रूप में जहां चावल का अधिकतम उत्पादन होता है वो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि औसत वार्षिक वर्षा जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। जैसे अपन ये कह सकते हैं भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ये वे क्षेत्र है
जहां पर प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। एक है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, दोनों नाम से स्पष्ट है। चावल प्रधान में प्रधान फसल के रूप में किसका उत्पादन होता है? चावल का। और चावल रहित में प्रधान फसल के रूप में किसका उत्पादन होता है? चावल रहित यानी चावल का नहीं, अन्य चाहे जौ का हो चाहे गेहूं का। तो चावल रहित में प्रधान फसल गेहूं मानी जाती है। विशेषता औसत वार्षिक वर्षा जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम होती है, और मुख्यतः इसका जो विस्तार है वो अपने उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान व कोरिया में पाया जाता है। तो मुख्यतः इस प्रकार की जो कृषि है वो चावल रहित। तो ये दो प्रकार की कृषि। कल अपन अध्ययन करेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का। कल अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मुख्यतः मैं फिर बता रहा हूँ कि अपना जो ये रिवीजन है, रिवीजन का मतलब ये है कि आप ठीक प्रकार से आपको ये याद हो चुका, और मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि 2 बार यदि किसी चीज का किसी बिंदु का अध्ययन हो गया तो वो अपन उस विषय के अंतर्गत या उस टॉपिक के अंतर्गत ठीक प्रकार से समझ गए। तो आप ठीक प्रकार से इनका अध्ययन भी करें। नोट्स के लिए फिर बता रहा हूँ मैं, पहले भी आपके पास भेज दिए गए थे और भी PDF फाइल बनाकर भेज दी जाएगी। यहाँ तक किसी को समस्या हो, किसी भी बिंदु में कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, आप बिल्कुल 100% भेज सकते हैं। नोट्स आपको PDF फाइल के माध्यम से मिल जाएंगे। आज इतना ही शेष करें।